अब तक जिन प्लेयर्स से हमारा सामना हुआ है उनमें नेबुला, हेगेमोनिया, एलार, लिमचुनिक और सोलोंगोस शामिल है। दूसरा सीजन ओराज़ोन के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के ऊपर जूम आउट होते हुए एक शानदार कैमरा शॉट के साथ शुरू होता है। एक दुकान में हम रॉक से मिलते हैं जिसके साथ लाल रंग का गाउन पहने एक और लिजर्ड खड़ी है, जोल, जो गर्व के साथ अपने लीडर को एक नया बना हुआ प्रोडक्ट दिखा रही है और वो प्रोडक्ट असल में कागज है। रॉक इसके बारे में और पूछता है और जोल समझाती है कि बचे हुए लिनार्ड्स में से एक ने खुद को कागज बनाने वाला कारीगर बताया था। उसकी बदौलत उन्होंने कागज बनाना सीखा जो रेशम से हल्का और सस्ता है। रॉकर सोचता है कि क्या इसे बनाने का तरीका मुश्किल है, लेकिन जेल उसे यकीन दिलाती है कि यह बहुत आसान है, खासकर इसलिए क्योंकि इसे ओराज़ोन में बने पहियों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। एक बार कागज की सप्लाई पक्की हो जाए तो वो अक्षरों का ज्यादा बार इस्तेमाल कर पाएंगे और बेहतर रिकॉर्ड रख पाएंगे, जो उनकी सभ्यता में एक बहुत बड़ा कदम होगा। आप देखिए, इन रिकॉर्ड्स के साथ इतिहास को कभी भुलाया नहीं जाएगा। ऐसा लगता है कि रॉकर के पास भी कुछ ऐसा है जो वो जेल को दिखाना चाहता है। हालांकि कागज अच्छा है, लेकिन अगर कोई इसे खराब कर दे तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता। रॉक आगे कहता है कि उसके साथ बहादुर योद्धा और जेल जैसे समझदार साथी हैं और जब तक उनका भगवान उनके साथ है उसे पूरा यकीन है कि वो अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। हालांकि अगर वो दुश्मन दो हिस्सों में बंट जाएं तो उनका भगवान भी एक ही समय पर हर जगह नहीं हो सकता। इसलिए रैक ने एक प्लान बनाया है। वो नक्शे पर एक लाइन खींचता है और बताता है कि वो एक दीवार बनाने वाले हैं। जेल इस आइडिया को समझती है, लेकिन अपने लीडर को याद दिलाती है कि इतने बड़े साइज की दीवार बनाने में बहुत समय लगेगा। इसे एक सही दीवार का काम करने के लिए ऑटोमेशन कैसल की दीवारों से लंबा होना होगा, क्योंकि उनके पास ऑटोमेशन कैसल जैसी गुड़िया नहीं है और इसे पत्थर से बनाया जाना चाहिए जो आसानी से नहीं मिलता। अगर उन्होंने सारी मैन पावर को इकट्ठा कर लिया और अपना सारा पैसा खर्च कर दिया तो भी इसे पूरा होने में कम से कम 100 साल लगेंगे। रैक ये सुनकर हैरान है, इसलिए नहीं कि इसमें इतना समय लगेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने शुरुआत में सोचा था कि इसमें 200 साल लगेंगे। हालांकि जेल की बात अभी भी अपनी जगह सही है। 200 सालों तक काम को चालू रखना मुश्किल होगा और उन्हें इसे 100 सालों के अंदर पूरा करना होगा, क्योंकि 100 साल अभी भी बहुत दूर हैं। रैक इसे संभालने के लिए एक ज्यादा असरदार तरीका सोचने का फैसला करता है। थोड़ा सोचने के बाद रैक खड़ी नदी और 3 दलदलों को प्राकृतिक रुकावटों के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। अगर वो उन इलाकों को छोड़ दें तो इसमें सिर्फ 80 या शायद 70 साल ही लगने चाहिए, लेकिन फिर भी इतने समय में तो एक पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए रैक एक बिल्कुल अलग प्लान का सुझाव देने का फैसला करता है। दुश्मन को रोकने पर फोकस करने के बजाय वो अपने साथियों को जल्दी बुला सकते हैं। वो आग और धुएं के इशारों का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 5 चिमनियां हो। एक चिमनी जलने का मतलब है सब ठीक है, 2 का मतलब है दुश्मन दिख गया है, 3 का मतलब है दुश्मन उनकी तरफ आ रहा है, 4 का मतलब है सिग्नल वाले टावर पर हमला हुआ है और 5 का मतलब है लड़ाई शुरू हो गई है। यह सिस्टम सभी दीवारों को जोड़े बिना जंगल की रक्षा करेगा। पहाड़ खुद प्राकृतिक रुकावटों का काम करते हैं और घाटियों में पहाड़ी किले बनाकर और चोटियों पर सिग्नल वाले टावर लगाकर वो जंगल में सिग्नल वाले टावर जैसा ही काम करेंगे। पूरे प्लान की रूपरेखा बताने के बाद रॉकजेल से पूछता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जूनियर तुरंत जवाब देती है कि यह 5 साल में पूरा हो सकता है। यह देखना अच्छा है कि कैसे उन्होंने 200 साल के प्लान से शुरुआत की और एक ऐसे प्लान पर आकर खत्म किया जो सिर्फ 5 साल में पूरा हो सकता है। 3 साल हवा के झोंके की तरफ बीत जाते हैं और हम खुद को ओमेजोन में पाते हैं। एक हवेली के अंदर रैक अकेला बैठा है, शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। वो सोचता है कि एक देश को बनाए रखना उसे बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। उसे अपने लोगों को अंदर से एक करने की उतनी ही जरूरत है जितनी उसे बाहरी दुश्मनों से उन्हें बचाने की है। फिर भी इंसानों को छोड़कर हर प्रजाति लिजर्ड मैन से डरती है। जहां डर दूसरों से अपनी बात मनवाना आसान बनाता है, वहीं सिर्फ इसी पर निर्भर रहने से राज करना मुश्किल हो जाता है। बिना तालमेल के लोग या तो बेमन से घुटने टेकेंगे या फिर खुलेआम बगावत कर देंगे। और तो और वो हर किसी को ब्लू इंसेक्ट गॉड पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे सबके दिलों को जोड़ा जा सके।
वो खुद को एक अच्छा लड़ाका तो मानता है, लेकिन ये भी मानता है कि एक सच्चा राजा बनने के लिए उसमें समझदारी की कमी है। फिर भी वो इतना समझदार है कि ये समझ सके कि सिर्फ एक ही जमीन पर रहना और साथ रहना सच्ची एकता के लिए काफी नहीं है। एक जानी पहचानी आवाज रे की बातों से सहमत होती है और उसे हैरानी तब होती है जब वो आवाज स्टारगेजर की निकलती है, जो चमत्कारिक तरीके से हवेली में आ जाता है। स्टारगेजर का मानना है कि भले ही हर कोई एक ही जमीन पर रहता हो, लेकिन वो एक ही समय में नहीं जीते। रैक खुशी से उछल पड़ता है और अपने पुराने दोस्त से पूछता है कि वो यहां कैसे है, जबकि उसे तो मर जाना चाहिए था। स्टारगेजर रॉक रैक के मुंह पर उंगली रखकर उसे अपनी आवाज धीमी रखने और चुप रहने का इशारा करता है। उस पल रॉकरा को एहसास होता है कि स्टारगेजर के आखिरी शब्द सच थे। अगर वो मर भी जाते हैं तो ब्लू इंसेक्ट गॉड उनका मार्गदर्शन करेंगे। वो बहुत बेताबी से स्टारगेजर से मरने के बाद की दुनिया के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि मौत एक राज रखने वाली बात है, इसलिए वो जवाब मांगने से खुद को रोक लेता है। इसके बजाय वो पूछता है कि स्टारगेजर का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वो एक ही समय में नहीं जी रहे हैं। स्टारगेजर बाहर तारों की तरफ देखता है, फिर रैक से पूछता है कि क्या उसे वो कहानियां याद हैं जो उसने उसे सुनाई थी। आसमान की तरफ इशारा करते हुए वो पूछता है कि क्या ओजोन में दिखने वाले तारे और मैग्नीन में दिखने वाले तारे एक जैसे हैं। रैक को पक्का नहीं पता, लेकिन वो बता सकता है कि वो अलग है, भले ही थोड़े से ही क्यों ना हो। स्टारगेजर लियोनर्स और सतारॉन्स की जमीनों के बारे में पूछना जारी रखता है। रैक जवाब देता है कि वो और भी ज्यादा अलग है। स्टारगेजर सहमत होता है और रे रैक को याद दिलाता है कि जैसे आसमान अलग होते हैं, वैसे ही हर कोई अपने ही समय में जीता है। एक राजा के तौर पर रकाररा को हर किसी के समय के अंदर जीना सीखना होगा। आप देखिए, हर कोई अपनी जिंदगी अपने समय में जीता है, भले ही वो एक ही जमीन शेयर करते हों, लेकिन इस अंतर की वजह से उनके दिल बटे हुए हैं। एक राजा के तौर पर रैक को ये समझना होगा। जहां तक रकाररा को पता है, उसने स्टारगेजर से जो कुछ भी सीखा है, उससे दूसरे लोग समय को अपने अलग तरीके से समझते हैं। उसे एहसास होता है कि ड्वार्फ्स के साथ उनकी पिछली गलतफहमी इसलिए हुई थी क्योंकि हर प्रजाति दिनों को अलग अलग तरीके से गिनती है। यह एहसास रैक को बहुत भारी लगता है और जब स्टारगेजर पूछता है कि यह मुश्किल क्यों है, तो रैक जवाब देता है कि सिखाना एक चुनौती है, खासकर उनके लिए जो लिजर्ड मैन के दुश्मन हैं। स्टारगेजर समझाता है कि बिल्कुल इसीलिए वो यहां है। वो नीले चमकते तारे की तरफ इशारा करता है और रॉकरा को बताता है कि ये तारा उसे दिखाता है। अगर इसे आसपास के तारों के साथ मिला दिया जाए तो ये एक कॉकाट्रिस के ऊपर बैठे रॉक रैक का एक तारा मंडल बनाता है। ये भटकता हुआ तारा जो वसंत में चमकता है और सर्दियों में धुंधला हो जाता है, उसका नाम ओवन है। स्टारगेजर का मानना है कि जब समय आएगा, ओवन गुजरते हुए रे रैक को छूकर निकलेगा और रैक वो सारी कहानियां सुन पाएगा जो ओवन ने अब तक इकट्ठा की हैं। रॉक स्टारगेजर के साथ बिताए गए समय का मजा लेता है और जब स्टारगेजर उसे फोर्जमेंट, शुनान ओलोए और यहां तक कि लॉर्ड हाई, कैलियोंग, साइरन, ओग्रे चीफ कुन और टैमरिडू के चेहरे दिखाता है, तो रॉक उनके साथ बिताए पल की गर्माहट महसूस करता है। हर कोई एक साथ है, तालमेल में जी रहा है, भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। आखिरकार स्टारगेजर को एहसास होता है कि भगवान उसे वापस बुला रहे हैं और वो जानता है कि अब जाने का समय आ गया है। रैक, जो नहीं चाहता कि यह पल खत्म हो, जिद करता है कि स्टारगेजर थोड़ी देर और रुके, ये कहते हुए कि उसके पास अभी भी शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन स्टारगेजर इसे ये कहकर टाल देता है कि ऐसी चीजें जिंदगी जीने का एक हिस्सा हैं। उत्सुक होकर रकाररा मरने के बाद की दुनिया के बारे में पूछता है, इस उम्मीद में कि स्टारगेजर इसके बारे में और बताएगा। स्टारगेजर एक गंभीर आवाज के साथ जवाब देता है कि मरने के बाद की दुनिया मरे हुए लोगों का काम है। यह सुनकर रैक को दुख होता है।
वो जानना चाहता था कि मौत के बाद क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसने उसे हमेशा डराया है। स्टारगेजर इस डर को मानता है, ये मानते हुए कि जो जिंदा हैं उन्हें मौत से डरना भी चाहिए। वो आगे समझाता है कि मरे हुए लोग कुछ नहीं बदल सकते, भले ही उनका भगवान उन्हें देखने की इजाजत दे दे, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही उनकी हद है। सिर्फ जिंदा लोग ही चीजों को बदलने के लिए काम कर सकते हैं, और रॉकरा को यह कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे ही रॉकरा अपने भगवान के तारामंडल को देखता है, वो जल्दी से सम्मान में घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन अचानक उसे अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। वो अपने इस सपनों जैसे हालात से जागता है और जोल को अपने सामने खड़ी पाता है। ये एक बहुत ही जरूरी समय है और उसके सभी दरबारी बहुत ही जरूरी मामलों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रकार्रा जोल को एक बड़ा कागज और कुछ कोयला लाने का ऑर्डर देता है और उसे इतना कागज चाहिए कि वो आसमान का नक्शा बना सके। इस बीच सिस्टम विंडो एक बहुत बड़ी कामयाबी की घोषणा करती है, शिकार करने वाले तारों के कैलेंडर का बनना, जो ग्रीन सिटी का पहला कैलेंडर है। यह कैलेंडर तारामंडलों पर टिका है और तारों की जगहों के हिसाब से महीनों का हिसाब रखता है। शिकार करने वाले तारों का कैलेंडर अपने एकदम सटीक होने के लिए जाना जाता है, जो 99.8% की सटीकता के साथ असली कक्षीय समय को दिखाता है। इसे 3 देशों ने अपना लिया है और इसे समय को व्यवस्थित करने के लिए एक लगभग परफेक्ट सिस्टम माना जाता है। नेबुला इस नोटिफिकेशन को बहुत गर्व से देखता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने स्टारगेजर को इसी कामयाबी की नींव रखने के लिए भेजा था। हालांकि इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। स्टारगेजर ने जितनी ज्यादा जानकारी दी, फेथ की वैल्यू उतनी ही गिर गई। मरने के बाद की दुनिया से जानकारी लाना कोई मुफ्त का काम नहीं है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट था। ऐसा लगता है कि वो रुंडा के साथ कॉल पर है और वो खुश है कि लियोनर्स को भी इस कैलेंडर से फायदा होने वाला है, लेकिन रुंडा के चिड़े हुए चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो जरा भी शुक्रगुजार है। नेबुला आगे समझाता है कि ये एक सौर कैलेंडर है जिसे लीप ईयर्स का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया गया है, ना कि सिर्फ चांद के हिसाब से। वो कम से कम इसके बारे में थोड़ा खुश होने का नाटक तो कर ही सकती थी। इसके बजाय वो सिर्फ खुश होने का नाटक करती है, लेकिन साफ है कि वो खुश नहीं है। वो समझाती है कि उसने किसी तरह क्रैम्प्स और विजडम को तो बेवकूफ बना दिया, लेकिन सब कुछ ठीक दिखाने के चक्कर में उसने उससे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उधार ले लिए हैं। अब वो इतनी टेंशन में है कि उसके इशारों पर नाच नहीं सकती। नेबुला फिर पूछता है कि उसने उसे कांटेक्ट क्यों किया, जिस पर वो बताती है कि महाद्वीप के बीच में एक नई ताकत उभरने वाली है। ये सुनकर नेबुला हैरान रह जाता है और वो लड़की आगे कहती है कि ये कोई प्लेयर भी हो सकता है। सुनवुन उसकी इस सोच के पीछे की वजह पूछता है, लेकिन ठीक उसी पल उसे 2 सिस्टम नोटिफिकेशंस मिलते हैं जो सभ्यताओं के टकराव के बारे में कुछ बताते हैं। ऐसा लगता है कि 2 बंटी हुई ट्राइब्स एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं और दोनों ट्राइब्स को एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। नेबुला को एक एक्स्ट्रा चेतावनी भी मिलती है कि सामने वाली ट्राइब के पास फेथ है। यह नोटिफिकेशन उन बचे हुए शकों को दूर कर देता है कि यह कोई एनपीसी ट्राइब नहीं है, लेकिन महाद्वीप के बीच में अचानक किसी प्लेयर का आ जाना भी समझ से बाहर है। 22 साल हो चुके हैं और इस ट्राइब ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। वो बस अचानक से कहीं से टपक पड़े। नेबुला कहता है कि ये कोई शैतानी भगवान हो सकता है, लेकिन रोंडा समझाती है कि वो उन्हें विस पर भेज सकती है और वो लोकल प्लेयर इन्वेंट्री में दिखाई देते हैं, इसलिए इसके एनपीसी होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके विस्पर्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। सुनून उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता, इसलिए वो पूछता है कि क्या वो भी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। तभी वो उसे इस रहस्यमयी प्लेयर और उसकी सभ्यता के बारे में अपनी सारी जानकारी भेज देती है। वो आगे समझाती है कि वैम्पायर्स के बारे में ये जानकारी AR-1026 नाम के प्लेयर ने भेजी है, जो इंसानों की सभ्यता को कंट्रोल करती है, जिसकी मुख्य प्रजाति निक्सन है, जिसे सिंगुलर फॉर्म में निक्स कहा जाता है। आमतौर पर AR-1026 ने ये सिर्फ अपने साथी जांग वान को ही भेजा होता, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने ये जानकारी देखने के बाद इसे विजडम क्रैम्प्स और रोंडा को भी भेज दिया।
ये बात हमारे लड़के को बिल्कुल भी हजम नहीं होती और रोंडा भी उससे सहमत है। नेबुला सोचता है कि ना सिर्फ इतने अजीब नाम वाले इस प्लेयर का कोई वजूद होना चाहिए, बल्कि इस रहस्यमयी प्रजाति वैम्पायर का भी कोई वजूद नहीं होना चाहिए। इस सीन में आप जिन लोगों को लड़ते हुए देख रहे हैं वो निक्स हैं और उनमें से कुछ काटे जाने के बाद वैम्पायर्स में बदल गए हैं। सिस्टम विंडो फिर आगे बताती है कि वैम्पायर्स दूसरों को भी ज़ॉम्बीज की तरह इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें अपनी ही प्रजाति में बदल देते हैं। इस बदलाव में आमतौर पर एक दिन या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन लगते हैं। रोंडा को यह बात बहुत अजीब लगती है कि नेबुला को भी इस वैम्पायर प्रजाति के बारे में कुछ पता नहीं है, जिस पर वो हामी भरता है। वो आगे बताती है कि क्रैम्प्स के हिसाब से उन्हें शायद इसलिए नहीं पता क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसके होने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन नेबुला का मानना है कि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं हो सकती और वो सोचता है कि ये डीएलसी की तरह ज्यादा है, जो गेम के एक एक्सपेंशन पैक जैसा है। वो उसे याद दिलाता है कि ये पैरिश्ड वर्ल्ड बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो पहले गेम में खेला करते थे और अब उनके पास ग्राफिक ऑप्शंस विंडो या लॉग आउट विंडो नहीं है, जिसका मतलब है कि वो लॉग आउट नहीं कर सकते। नेबुला फिर इस आने वाले खतरे के बारे में एआर को बताने का फैसला करता है, जो एक और प्लेयर है, और एआर को भी इस बात की जांच करनी चाहिए कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। लेकिन रोंडा का मानना है कि उससे कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि विजडम और क्रैम्प्स दोनों ने भी अभी के लिए वैम्पायर्स पर नजर रखने का फैसला किया है। वो ये भी शेयर करती है कि वो गेम में पहले भी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स इवेंट्स का सामना कर चुकी है और इसमें इन्फेक्शन फैलने की स्पीड बहुत कम है। हालांकि नेबुला यह तर्क देता है कि कम समझ वाले ज़ॉम्बीज के मुकाबले ये वैम्पायर्स अपनी समझदारी बनाए रखते हैं और इन्हें कम नहीं समझना चाहिए। रोंडा अभी भी इस बात को लेकर पक्का नहीं है कि उसे वैम्पायर्स के मंडराते खतरे के बारे में एआर को बताना चाहिए या नहीं। एआर का जांगवान के साथ गठबंधन है जबकि विजडम सोलो खेल रहा है। इस बीच क्रैम्प्स के साथ उसके गठबंधन के साथ 3 अलग अलग गुट हैं और वो सभी अभी एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। अगर एआर इस वैम्पायर पागलपन की वजह से कमजोर हो जाती है तो इसका सीधा फायदा उसे और उसके पार्टनर को मिलेगा। नेबुला उसकी सोच को समझता है और आगे की चर्चा के लिए उससे बाद में मिलने का फैसला करता है। इसी के साथ वो कॉल खत्म कर देता है और वैम्पायर्स के बारे में मिली जानकारी को फिर से देखने लगता है। हालांकि वो अभी भी इस अजीब सी गड़बड़ी की असली वजह का पता नहीं लगा पाया है। सीन एक पहाड़ी इलाके में कट होता है जहां 5 बड़े प्लेयर्स एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं। पहला प्लेयर जांगवान अपने चेहरे पर एक बड़ा सा मास्क पहने हुए है। वो इनविजिबल फ्लो गॉड है, उसकी प्रजाति कोबाल्ट है और उसका देश एमगल है। तीसरी पार्टिसिपेंट AR1026 है जिसे इनविजिबल रूट गॉड के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम उसे अब से सिर्फ AR कहेंगे। उसकी प्रजाति निक्स है और उसका देश गुमान है। वो जाहिर तौर पर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मदद के लिए हेगेमोनिया के पास जाएं या नेबुला के पास, लेकिन क्रैम्प्स के नजरिए से वो दोनों ही एक बराबर कमीने हैं और रोंडा उससे सहमत है। हालांकि उसका मानना है कि हेगेमोनिया के मुकाबले नेबुला से बात करना ज्यादा आसान होगा। जहां हर किसी ने अपनी राय रख दी है, वहां अभी भी एक इंसान बचा है जिसने अपना बयान नहीं दिया है, जो कि विजडम है, टैंगल्ड और एंटवाइंड गॉड। उसकी मुख्य प्रजाति ट्रॉल है और उसका देश सुकमान है। वो भी रोंडा के आइडिया को सही मानता है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। नेबुला भी चीजों को समझने के लिए स्काइप कॉल से जुड़ जाता है। अपना भाई ये जानकर बहुत घमंड महसूस कर रहा है कि हर कोई बस उसी के बारे में बात कर रहा था। जाहिर सी बात है, वो सब उसे बहुत ही रूखी और बिना किसी दिलचस्पी वाली नजरों से देखते हैं, लेकिन विजडम सीधे काम की बात पर आता है और नेबुला से यह पूछकर बातचीत शुरू करता है कि क्या उसे पता है कि उन्होंने उसे यहां क्यों बुलाया है। कुदरती तौर पर अपना भाई एकदम कूल रहता है। वो मानता है कि उसे एक अंदाजा है, लेकिन वो ये भी जोड़ता है कि अंदाजे हमेशा सही नहीं होते। रुना जो पूरी तरह से चिढ़ चुकी है, मन ही मन सोचती है कि ये कमीना कैसे अनजान बनने का नाटक कर रहा है, जबकि उसने उसे सारी जानकारी पहले ही भेज दी थी। विजडम सीधे मुद्दे पर आता है और नेबुला को याद दिलाता है कि महाद्वीप के बीच में कुछ अजीब हो रहा है। एक प्लेयर जिसे सब गेल वूबी कह रहे हैं, वो वैम्पायर्स नाम
नाम की एक नई प्रजाति के साथ उभरकर सामने आया है। नेबुला इस बात को मानता है, ये कहते हुए कि उसे इसके बारे में पता है। वो ये भी कंफर्म करता है कि वैम्पायर्स, जिनकी शुरुआत एआर की इंसानी जमीनों से हुई थी, वो अब 5 प्लेयर्स के इलाकों में फैल चुके हैं और एक बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। खैर, जाहिर है नेबुला को सब कुछ पता है, उससे यही उम्मीद की जाती है, इसलिए कोई भी कुछ खास हैरान नहीं लगता। विजडम मुद्दे पर आता है और सीधे पूछता है कि क्या नेबुला उनकी मदद करेगा, लेकिन अपना भाई सवाल वापस उसी पर दाग देता है, ये पूछते हुए कि वो उनकी मदद क्यों करे। ये छोटी सी बात सबको एक पल के लिए चुप कर देती है। इस बीच रोंडा मन ही मन सोचती है कि इस बंदे को इस तरह के खेल खेलने में कितना मजा आता है। विजडम समझाता है कि हाल ही में उनके उपजाऊ इलाकों में टिड्डियों के आने की वजह से उनके खाने की सप्लाई कम हो गई है और हर कोई जानता है कि इसके पीछे नेबुला का ही हाथ है। लेकिन अपना लड़का इस बात को टाल देता है, ये कहते हुए कि क्योंकि क्रैम्स और रोंडा पहले ही उस पर हमला कर चुके हैं तो उसे लगता है कि अब हिसाब बराबर हो गया है। जांगवान ये सुनकर पागल हो जाता है और पलटकर बहस करता है कि वो तो कोई ढंग का युद्ध भी नहीं था। इस घटिया बिल्ली को अपनी औकात भूलते देख अपना भाई सीधे उसे चैलेंज करता है। अगर वो इतने ही गुस्से में है तो वो किसी भी समय उस पर हमला कर सकते हैं। इससे पहले की बात और बिगड़े, विजडम जल्दी से जांगवान को शांत करने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि नेबुला जानबूझकर घमंड दिखा रहा है और चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अपने गुस्से की वजह से उसकी मदद खो दी तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। जांगवान को शक है कि नेबुला का बर्ताव जानबूझकर किया गया है, लेकिन विजडम उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा ही है। टेंशन को कुछ हद तक कंट्रोल करने के बाद विजडम बातचीत को वापस मुख्य टॉपिक पर मोड़ देता है। वो बताता है कि अगर वो मिलकर काम करें तो हो सकता है कि वो इतने खुशकिस्मत हों कि वो वैम्पायर्स को अपने दम पर हरा दें, लेकिन अगर उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो वैम्पायर्स अपनी सेना बढ़ाते रहेंगे और आखिरकार सबको नेबुला से मदद की भीख मांगनी ही पड़ेगी। अपना भाई जाहिर है ये देखकर एक घमंड भरी खुशी महसूस करता है कि वो सब उसके वजूद की अहमियत से कितने अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि नेबुला के पास उनकी मदद करने की कोई वजह नहीं है। वो बस आराम से बैठकर उनकी वाट लगते हुए देख सकता है। लेकिन विजडम इस बात को काटता है, ये तर्क देते हुए कि अगर वो बर्बाद हो गए तो आखिरकार इससे नेबुला के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 5 बटे हुए दुश्मनों का सामना करना वैम्पायर्स की एक एकजुट सेना से निपटने से कहीं ज्यादा आसान है। ये बात नेबुला को कुछ पलों के लिए निशब्द कर देती है, क्योंकि विजडम का तर्क बहुत मजबूत है। नेबुला को याद आता है कि उसने गेम में टॉप 10 की रैंकिंग में उसका नाम देखा था। अगर ये वही इंसान है तो विजडम उन सब में सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स में से एक है। फिर भी नेबुला सिर्फ इसी वजह से राजी होने वाला नहीं है। वो पलटकर वार करता है, ये कहते हुए कि एक एकजुट दुश्मन से निपटना उसके लिए अभी भी ज्यादा आसान है। रोंडा फिर उससे पूछती है कि क्या उसके मदद से इनकार करने की वजह सिर्फ ये है कि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन नेबुला उसके अंदाजे को गलत बताता है और आखिरकार खुलासा करता है कि अगर वो उसकी मदद चाहते हैं तो वो उम्मीद करता है कि उसे इसका सही इनाम मिलेगा। विजडम तुरंत बात को पकड़ते हुए पूछता है कि नेबुला को किस तरह का इनाम चाहिए। अपने हमेशा वाले शांत अंदाज में नेबुला अपनी शर्तें रखता है, ये कहते हुए कि उसे मोमबत्ती बनाने वाले, कांच बनाने वाले और ईंट बनाने वाले कारीगरों की हर कैटेगरी से 3-3 लोग चाहिए। इन दोनों टैलेंट्स पर अलग अलग सभ्यताओं का एकाधिकार रहा है और वो उन्हें भी चाहता है। इसके अलावा उसे सोने से भरी 12 गाड़ियां भी चाहिए। नेबुला की ये मांग सबको हैरान कर देती है। क्रैम्स तो गुस्से से लगभग उबलने लगता है और नेबुला को उनकी लाचारी का फायदा उठाने के लिए बुरा भला कहने लगता है। वो यहां तक कि उस पर जिलवूबी के साथ मिलकर काम करने का इल्जाम भी लगा देता है, लेकिन अपना भाई इस गुस्से से लाल टमाटर को बहुत ही शांति से जवाब देता है कि अगर वो उसे अपना ये एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो खुद अपनी वाट लगवाने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले कि हालात और बिगड़े, विजडम एक बार फिर बीच बचाव करता है। वो सुझाव देता है कि वो सब चीजों पर सोचने के लिए थोड़ा समय ले और प्रॉमिस करता है कि एक बार जब सब अपना मन बना लेंगे तो वो नेबुला को वापस कॉल करेगा। इसी के साथ कॉल खत्म हो जाती है। कुछ ही देर बाद नेबुला को एक और वीडियो चैट रिक्वेस्ट मिलती है। वो तुरंत वापस आता है और इस बार विजडम ऐलान करता है कि उन्होंने उसकी शर्तें मान ली हैं। विजडम प्रॉमिस करता है कि वो आज रात ही कारीगरों को भेज देंगे और जैसे
जैसे जैसे वो सोना इकट्ठा करेंगे वो उसे भी लगातार भेजते रहेंगे। इसके बदले में वो चाहते हैं कि नेबुला जेल वूबी और वेम्पायर्स को हराने का अपना प्लान शेयर करे। उसे पूरा यकीन है कि अगर नेबुला ने इतना भारी इनाम मांगने की हिम्मत की है तो उसके दिमाग में कोई ना कोई रणनीति जरूर होगी। लेकिन नेबुला कैजुअली ये कहकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है कि उनके अंदाजे गलत हैं, क्योंकि उसने पहले ही अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। फिर हम नेबुला की स्क्रीन पर इस अनजान निक्स को देखते हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये वेम्पायर्स की मालकिन और गिल वूबी की वफादार भक्त निकली। सीन एक फ्लैशबैक में बदल जाता है। हम जुमान को आग की लपटों में घिरा हुआ देखते हैं। इस तबाही के बीच एक अकेली औरत इस खौफनाक जगह से जिंदा बचकर निकलती है और ये औरत वही लेडी लगती है जिसे हमने अभी देखा था। ये तबाही नल ट्राइब के अचानक किए गए हमले की वजह से हुई थी। इस हमले के दौरान इंसानी ट्राइब के चीफ उसकी मां की बलि चढ़ा दी गई थी। उसकी मां ने बहादुरी से लड़ाई की, अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन आखिरकार मारी गई। इस तबाही के बाद इनविजिबल रूट गॉड ने दूसरे परिवार से एक नया चीफ चुना जो असली खून की लाइन के पतन की निशानी थी। अब नया चुना गया चीफ पुराने राज करने वाले परिवार के बचे हुए लोगों को बेरहमी से ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है ताकि उस पुरानी ताकत का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उनके भगवान के प्रति वफादार रहने का ये अंजाम है। वो ये जानना चाहती है कि उनके भगवान ने उन्हें उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया। इनविजिबल रूट गॉड उसे सबसे छोटा चमत्कार भी क्यों नहीं दे सका। वो सोचने लगती है कि क्या वो शुरू से ही अपने भगवान के लिए सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले मोहरे थे। लाचार और अंदर से टूटकर वो इनविजिबल रूट गॉड से अपनी प्रार्थनाओं का जवाब देने की भीख मांगती है, लेकिन जैसे ही उसकी मिन्नतें अंधेरे में गूंजती हैं, एक काली और रहस्यमयी हस्ती ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है। वो हैरान है, इस अनजान परछाई को घूर रही है और सोचने लगती है कि क्या भगवान उसे मारने के लिए यहां आए हैं। लेकिन इस पॉइंट पर उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब उसके साथ क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बची खुची ताकत को इकट्ठा करके वो उस हस्ती से बस एक घूंट पानी मांगती है। वो हस्ती उसके पैरों में खून से भरी एक थैली और सड़े हुए मांस का एक टुकड़ा फेंक देती है, लेकिन उसकी आंखों में वो घिनौनी गंदगी मीठे ठंडे पानी और ताजी पकी हुई ब्रेड जैसी लग रही थी। वो उस हस्ती का शुक्रिया अदा करने लगती है। ब्रेड का एक टुकड़ा खाते हुए उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। सड़ा हुआ मांस खाने और खून पीने के बाद वो खुद को पूरी तरह से उस हस्ती के हवाले कर देती है। वो उसके लिए कुछ भी करने का प्रॉमिस करती है। उसी पल वो हस्ती उसे एक तलवार ऑफर करती है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है उसका हाथ अपने आप हिलने लगता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तलवार उसी की तरफ तन जाती है। लाचारी में वो हस्ती से उसे बचाने की भीख मांगती है और आखिरकार उसका हाथ हिलना बंद हो जाता है। हस्ती की इतनी दरियादिली से भावुक होकर वो उसे अपना नया भगवान मानने का फैसला करती है। वो उसकी हर इच्छा पूरी करने की कसम खाती है और वो उसे ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड यानी खून और सड़े हुए मांस का भगवान कहकर बुलाती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है जो बताता है कि ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड ने चीफ शेवन को चुन लिया है और इसी के साथ पहले वैम्पायर का जन्म होता है। सीन वापस नेबुला पर कट होता है जो वैम्पायर्स की तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देख रहा है। सिर्फ 6 महीनों में उनकी पॉपुलेशन आसमान छूकर 6000 तक पहुंच गई है। एक साल से भी कम समय में वैम्पायर सेना बढ़कर 4000 की हो गई है। उस सेना के साथ उन्होंने हमला किया और इंसानों की राजधानी पर कब्जा कर लिया। AR जो एक प्लेयर है वो खुद मैदान में उतरने के दौरान मारी गई। अपनी जान और अपनी बनाई हुई चीज दोनों खो बैठी। उसका लेवल अब शायद गिरकर 4 हो गया होगा। अगर किसी ने AR की मदद की होती जब वैम्पायर सेना अभी छोटी थी और उन्हें उसी समय मिटा दिया होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके बजाय सभी प्लेयर्स ने उसकी मदद ना करने का फैसला किया और अब ये उसी का नतीजा है। वैम्पायर देश की नींव। उस देश का नाम बाइट वाइट फैंग है और वैम्पायर्स का लीडर खुद को वैम्पायर किंग कहता है। जनरल्स ज्यादातर वो कमजोर जीव है जिन्हें दूसरे देशों ने निकाल दिया था और उनका सबसे बड़ा मकसद उन भगवानों से बदला लेना है जिन्होंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था।
नेबुला उन्हें यह बताने का प्रॉमिस करता है कि इन वैम्पायर्स को कैसे हराना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इसे संभाल भी पाएंगे। अब आप देखिए, वैम्पायर्स की 3 कमजोरियां होती हैं, लेकिन क्रैम्स हमारे लड़के की बात बीच में ही काट देता है, क्योंकि वो ये सुनकर हैरान है, क्योंकि उसे लगा था कि उनकी सिर्फ 2 ही कमजोरियां होती हैं। नेबुला फिर उससे वो 2 कमजोरियां शेयर करने को कहता है जो वो जानता है, ताकि वो देख सकें कि क्या वो सही है। क्रैम्स कहता है कि ये तो सब जानते हैं कि वैम्पायर सूरज की रोशनी के करीब नहीं जा सकते और वो चांदी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। तीसरी कमजोरी उसे लगता है कि ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती हैं वो कमजोर होते जाते हैं, लेकिन नेबुला उसे सही करते हुए कहता है कि ये असल में एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बात ये है, हाई लेवल वैम्पायर्स के पास कमाल की शारीरिक ताकत होती है, लेकिन वो फिर भी सूरज की रोशनी और चांदी के सामने कमजोर होते हैं। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती हैं उनकी शारीरिक ताकत कमजोर जरूर होती है, लेकिन सूरज की रोशनी और चांदी का उन पर असर भी कम हो जाता है। विजडम फिर उस प्लान के बारे में पूछता है जिसका नेबुला ने पहले जिक्र किया था। जासूसों के हिसाब से विजडम ने खबर फैलाई है। ऐसा लगता है कि वैम्पायर्स ने अभी तक आगे बढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन नेबुला साफ करता है कि बाइट व्हाइट फैंग पहले ही आगे बढ़ चुका है। कि आप कंफ्यूज ना हो, बाइट व्हाइट फैंग वैम्पायर सभ्यता का नाम है। नेबुला फिर आखिरकार ये खुलासा करता है कि वैम्पायर होना ही उनकी अपनी जन्मजात कमजोरी है, जो वो तीसरी कमजोरी है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। क्रैम्स उनकी तीसरी कमजोरी के बारे में और सफाई मांगता है और नेबुला पिछले कुछ दिनों से बाइट सेना के आगे बढ़ने की स्थिति को चेक करने के लिए थोड़ा समय लेता है। वो उन्हें दिखाता है कि उनके पास 4000 की मजबूत सेना है जो खुद को 1000 के ग्रुप्स में बांट रही है और महाद्वीप के बीच से शुरू होकर चारों दिशाओं में फैल रही है। ऐसा लगता है कि उन्हें हराना आसान होगा, लेकिन बैलेंस इस बात से बनता है कि हर देश की सेना भी लगभग 1000 की ही है, इसलिए मामला बस बराबर हो जाता है। रोंडा नेबुला द्वारा दिखाए गए चारों नक्शों को देखती है और बताती है कि वो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। नेबुला समझाता है कि ये नक्शे अलग अलग दिनों के हैं, जिसका मतलब है कि सेनाएं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली हैं। रोंडा बहस करती है कि शायद वो बस फिर से संगठित होने के लिए रुके हैं, लेकिन नेबुला इस बात से सहमत नहीं है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ इसके लिए चारों सेनाओं को नहीं रोक सकते। उसका मानना है कि उनके इस तरह से छिप जाने के पीछे कोई और कारण होना चाहिए और उसे लगता है कि ये वैम्पायर्स की तीसरी कमजोरी से जुड़ा है। विजडम आखिरकार उससे पूछता है कि वो तीसरी कमजोरी क्या है। नेबुला उन्हें याद दिलाता है कि कैसे पहले हर कोई वैम्पायर्स को ज़ॉम्बीज की तरह समझता था, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, जो ये है कि वैम्पायर्स में समझदारी होती है। आप देखिए, ज़ॉम्बी सिर्फ वो लोग हैं जो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसलिए उनका अपना कोई बर्ताव नहीं होता, लेकिन वैम्पायर्स अलग है। वैम्पायर्स के रैंक्स होते हैं और कुछ को तो वैम्पायर बनने के लिए मजबूर भी किया जाता है। लोअर लेवल के वैम्पायर्स औसत दर्जे के वैम्पायर्स के हुक्म के गुलाम होते हैं और औसत वाले बदले में हाई लेवल वैम्पायर्स के गुलाम होते हैं। लेकिन ये गुलामी जैसे जैसे आप नीचे के रैंक्स में जाते हैं टूटने लगती है। रुंदा का दिमाग नेबुला की बातों को समझने के लिए संघर्ष करता है, इसलिए विजडम बात को साफ करने के लिए बीच में आता है। वो समझाता है कि नेबुला का मतलब यह है कि लोअर लेवल वैम्पायर्स में हाई लेवल वैम्पायर्स जैसा मकसद या वफादारी का जज्बा नहीं होता। नेबुला आगे साफ करता है कि वैम्पायर्स के बीच एकजुटता की चाबी इस जन्मजात गुलामी में ही छिपी है। शुरुआत में वैम्पायर्स को दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए या सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी दूसरों को मारना पड़ता था। उस प्रोसेस में खुद वैम्पायर्स का भी शिकार होने लगा, इसलिए उन्हें अपनी हिफाजत के लिए एक साथ रहना पड़ा और कमजोरों ने ताकतवर का साथ दिया। लेकिन एक बार वैम्पायर्स का देश बन जाने के बाद उन्हें एक ऐसे माहौल में रखा गया जहां वो बिना किसी को मारे जिंदा रह सकते थे। बेसिकली वैम्पायर्स के पास अब लड़ने का कोई साफ कारण नहीं बचा है। उनके पास जो कुछ बचा है वो अपने से ऊंचे लोगों की गुलामी का एक धुंधला सा एहसास है, लेकिन अब वो भी कमजोर पड़ने लगा है।